हम सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें। चाहे वो किसी लेवल में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप 10th या 12th करते हुए आप नीट या जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या छोटी क्लासेस में आप अपने यूनिवर्सिटी जो अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। हर कंडीशन में कोचिंग कैसे ज्वाइन करना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, ये आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा ना। आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने असेस किया, बीते कई सालों में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, उनका परफॉर्मेंस 1 या 2 साल में कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हमने देखा और उसके हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे कोचिंग किस तरह से हमें चूज करना चाहिए। तो अपने जो पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से मैंने क्या देखा कि किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने वाले 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होने का मतलब ये है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने बच्चों के लिए पर्सनल टीचर रखा होता है पहले से ही। तो उन बच्चों का बेसिक काफ़ी अच्छा होता है। और जब किसी बच्चे का बेसिक अच्छा होता है तो उसे चीज़ों को कैचअप करने में, चीज़ों को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो किसी भी कोचिंग में उनका एडमिशन दिला दें तो बच्चे परफॉर्म कर जाते हैं। चाहे वो बड़ी कोचिंग हो चाहे छोटी कोचिंग हो, स्टिल वो बच्चे परफॉर्म कर ही जाते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कोचिंग में उनका एडमिशन हो रहा है। वो जैसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लें, उनका बेसिक कितना अच्छा होता है, उनको यदि बता दिया जाए किस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट ये है, ये बेसिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके अच्छे रैंक आ सकते हैं, और वो बच्चे कर लेते हैं और फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाता है। हमारे सामने दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं जो थोड़ी सी बेसिकली कह सकते हैं अबव मॉडरेट होते हैं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। ये जो एवरेज से ऊपर बच्चे होते हैं, ये आप कह सकते हैं किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में टॉप 10 जो बच्चे होते हैं या टॉप 20 बच्चे होते हैं, उनके लेवल में ये बच्चे होते हैं। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो कुछ का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है, कुछ का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर किसी भी तरह एनी हाउ उनका बेसिक बढ़िया तैयार हो जाता है। जैसे कि सपोज करें कि या तो उनको एक अच्छा मेंटर मिल गया हो, या कोई टीचर जहां वो पढ़ रहे थे वहां पे उनको एक ऐसा टीचर मिल गया हो जो उनको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस दे रहा हो। ऐसी कंडीशन पे जो बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा तो नहीं होता लेकिन फिर भी वो बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि उनको एक स्पेशल अटेंशन देता हुआ 1-2 टीचर मिल जाते हैं जो उनके लेवल को लगातार बेहतर करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब वो एबव एवरेज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी चाहे उन्हें किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन दिला दें, वो बच्चे परफॉर्म कर ही जाते हैं। भले उनका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा नहीं रहा हो, वो टॉप पर नहीं रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे जो हैं बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं, कैचअप कर जाते हैं। चाहे कैसी भी कोचिंग में आप एडमिशन दिला दें, वो बच्चे परफॉर्म कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आमतौर पर कई सारी कोचिंग में पढ़ाया है, और वहाँ पे यदि इसी कोचिंग में मैंने कुछ ऐसी क्लासेस पढ़ाया जहाँ पे 500-500 बच्चे थे, तो वहाँ भी मैंने देखा तकरीबन 300 बच्चे जो हैं, 300-350 बच्चे जो हैं, ये तीसरी कैटेगरी में ही आते हैं जिनका जो लेवल होता है। अब देखिए, ये जब मैं बोलूँगा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इसको रजिस्ट करें, आप बोलें कि नहीं नहीं मैं तो बिलो एवरेज में नहीं आता। बट बिलो एवरेज क्या होता है पहले जान लीजिए। बिलो एवरेज का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम ना किया हो। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में काम ना करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका बैकग्राउंड अच्छा ना हो, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा ना हो। आपका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो ऑफिस गोइंग होते हैं और उनके पास वक्त ही नहीं होता अपने बच्चे को टाइम देने के लिए। और जब पर्सनल अटेंशन किसी बच्चे को नहीं दिया जाता है तो उसका जो ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। पेरेंट्स जो हैं एजुकेशन को लेकर वो ये सोचते हैं कि इस स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया है, ये बच्चा परफॉर्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो है उस अच्छे स्कूल में जाकर वो भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है। वो अपने जो साथी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में कैचअप नहीं कर पाता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको समझ में नहीं आती। और यदि बेसिक चीज़ें आपके समझ ना आए तो आपको पता है चीज़ों को करने में कितनी डिफिकल्टी होती है। तो बच्चा जो है पहले तो ठीक ठाक होता है, एवरेज होता है, लेकिन बाद में वो बिलो एवरेज होने लग जाता है, बिकॉज पेरेंट्स जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भांप नहीं पाते हैं। ऐसे मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो उन्होंने अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला दिया,
और ये उम्मीद रखिए कि हाँ ये बच्चा अच्छे स्कूल में है तो अच्छा अपने आप ये बेहतर हो जाएगा। एक ब्रांडेड स्कूल में आपने एडमिशन दिला दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रांडेड स्कूल के बावजूद भी आपको पता होना चाहिए जो ब्रांडेड स्कूल में बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन में एक्स्ट्रा टाइम खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपने बच्चों में वो एक्स्ट्रा टाइम जो खर्च करना चाहिए वो नहीं खर्च करते। कई सारे बड़े स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो पर्सनल ट्यूटर लगाते हैं। पर्सनल ट्यूटर का मतलब ये है कि वो फैकल्टी सिर्फ उस बच्चे को ही आके पढ़ाता है, तो उस बच्चे को मिलने लग जाता है पर्सनल गाइडेंस, और जब पर्सनल गाइडेंस मिलने लग जाता है तो बच्चे का परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लग जाता है। तो ऐसे हमने बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी जगहों में ऐसा हमने देखा है कि उन बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है वो लगातार, चूंकि पर्सनल अटेंशन उनको मिलता नहीं, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता, तो उन बच्चों का लेवल खराब होने लग जाता है ना। वो क्वेश्चन बनता है कि क्यों खराब होता है, क्या उनके डाउट्स वो पूछ नहीं पाते। देखिए क्या होता है कि जब क्लास में 10-12 बच्चे हों तो वहाँ पर बच्चा जो है बड़ी आसानी से अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकता है। चूँकि क्लास में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है कि बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब बात 400-500 बच्चों की भीड़ में होता है तो वहाँ पे जब बच्चा क्वेश्चन पूछना होता है तो एक तो टीचर खुद सोच रहा होता है कि इतने बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं टीचर भी थोड़ी सी अवॉइड करते हैं। दूसरी बात, इन केस वो बच्चा क्वेश्चन पूछना भी चाहता हो तो इतनी बड़ी जनसंख्या होती है, 400-500 लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर से हेजिटेशन लगता है। उसको लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो कहीं इससे लोग मेरे को जज ना करने लग जाएं कि मैं जो है पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। और ऐसी कंडीशन में वो बच्चा जो है और भी कमजोर होने लग जाता है। वो उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो पूछ नहीं पाता और बच्चा धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। तो यहां पे जरूरी होता है कि उस बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और जब पर्सनल अटेंशन उस बच्चे को मिलना चाहिए तभी जाके उसके बेसिक तैयार होंगे, तभी जाके बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ कैचअप कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जरूरी होता है कि आप अपने बच्चे को ऐसी कोचिंग में एडमिशन दिलाएं जो कोचिंग बहुत बड़ी ना हो, भले उसका ब्रांड नेम ना हो, वो कोचिंग छोटी हो सकती है, लेकिन वहां पर बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि बच्चों की संख्या कम है, 10-12 बच्चे, 20 बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में उन बच्चों के साथ में वो जो बच्चा होता है आपका, वो बड़े आराम से कैचअप कर ले आता है। और जो फैकल्टी होता है वो फैकल्टी तो उसको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस देता है। वैसे आमतौर पर यदि 15-20 बच्चे हैं तो फैकल्टी आमतौर पर पर्सनल लेवल पे बच्चों से पूछते रहते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यदि वो बच्चा, ऐसे फैकल्टी उसको मिल जाते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और फैकल्टी उसको पर्सनली क्वेश्चन का रिप्लाई करना शुरू कर दें, तो उस बच्चे का बेसिक अपने आप सही हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। तो यहां पे हमें ये फील करने की जरूरत नहीं है कि हम जो हैं बिलो एवरेज में हैं, इसलिए पहली बात तो हम लोग डिनाई करते हैं कि हम बिलो एवरेज में हैं। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अरिस्टोटले ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो इंसान यदि अपने बेसिक्स को समझ जाए कि मेरा लेवल कहां पर है और उसके हिसाब से अपने आप को ट्रीटमेंट देने लग जाए, उसके हिसाब से उसका इलाज करने लग जाए, तो उससे बहुत बड़ा सोल्यूशन मिलता है। तो मैं कहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लेवल है आप चीज़ों को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं बहुत बड़ी कोचिंग पढ़ाया हूँ, छोटी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, बड़ी कोचिंग में पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो हालत है टाइम के साथ और भी ख़राब होने लग जाती है। उनके बेसिक समझ नहीं आते हैं, और जब बेसिक समझ नहीं आते हैं तो वो उनकी हालत और दिन ब दिन ख़राब होने लग जाती है। क्योंकि बड़ी कोचिंग में फ़ीस भी बहुत अच्छी पे करनी पड़ती है। पेरेंट्स जो हैं लाखों रुपए पे करते हैं, लाख रुपए पे करते हैं, और उसके बाद जब बच्चा परफॉर्म नहीं करता तो पेरेंट्स के अंदर भी चिड़चिड़ापन आता है कि मैं इतना पे कर रहा हूँ, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो बच्चे के अंदर ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो निगेटिव साइड में चलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो हैं अपने बच्चों को एक बार उनका परफॉर्मेंस देख लें। यदि आपने अपने बच्चों पे काम किया है, आपने अपने बच्चों पे काम किया, उनको पर्सनल ट्यूटर आपने लगा रखा था पहले पास्ट में, और उनका बेसिक बढ़िया हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप बड़ी कोचिंग में एडमिशन दिलाएं या छोटी कोचिंग में एडमिशन दिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन केस आप पर्सनल लेवल पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पर्सनल लेवल पे आपने टीचर उसको नहीं रखे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी कोचिंग में बड़े ब्रांड नेम के पीछे ना दौड़ें। आप अपने बच्चों को एडमिशन ऐसी जगह दिलाएं जो कोचिंग थोड़ी छोटी हो, क्योंकि यहाँ पर बात इंप्रूवमेंट की है, यहाँ बात ग्रोथ की है। यदि आप वहाँ पर ये गलती कर जाएंगे तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और आपका जो बच्चा है जिसको परफॉर्म करना चाहिए वो बेसिक्स ना करने के कारण लास्ट में जब 1 साल बाद वहाँ से कोचिंग करके निकलेगा तो वहीं पर जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन ये है कि ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें। अपने बच्चे को या खुद एडमिशन दिलाना चाहते हैं या अपने
छोटे भाई बहन को एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो ये एडमिशन दिलाने के पहले इन चीज़ों को ध्यान रखें। और ये जो बात मैंने बोला है ये पर्सनल अटेंशन का, ये बात हो सकता है किसी को लग सकता है कि वो छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप बहुत बड़ी कोचिंग में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं तो इस चीज़ को आप यकीन माने ना माने, फैकल्टी के पास इतना टाइम रहता ही नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मैं इतना पैसे खर्च कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं हर साल का, और इसके बावजूद भी फैकल्टीज हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप जो है एज ए रियल सेंस में समझने की कोशिश करें तो एक फैकल्टी जो है 200 बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो फैकल्टी है, जो टीचर है, वो हर बच्चे पे ध्यान दे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा होना चाहिए, वहाँ पे कम बच्चे पढ़ने चाहिए, तभी जाकर आपके बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिल पाएगा और आपका बच्चा ग्रोथ कर पाएगा। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपके समझ में आ चुका होगा। यदि किसी के पास फर्दर डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, कोचिंग हो या स्कूल हो या कॉलेजेस हो, चूज़ करते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, ये आपके ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।